हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों और बच्चों, मित्रों, जो भी हो आप लोग, देखिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रायोफाइटा में पीढ़ी एकांतरण के बारे में। ठीक है, पीढ़ी एकांतरण हम देखेंगे क्योंकि कई बार ये थोड़ा सा टॉपिक है जो थोड़ा सा परेशान करता है, इसलिए हम लोग इसको समझने वाले हैं आज। और अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो मैं क्लियरली आपको बताता हूं कि इसके बाद अब आपको और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये कि हम पीढ़ी एकांतरण के साथ साथ ब्रायोफाइटा का जो जीवन चक्र होता है, लाइफ साइकिल होती है, हम लोग उसे भी देखने वाले इसी वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले हम पीढ़ी एकांतरण की बात कर लेते हैं। वैसे आपको बताऊं तो ये दोनों चीजें, जो जीवन चक्र है और पीढ़ी एकांतरण है, आप एक को समझ लेंगे तो दूसरी आपको आसानी से समझ में आ जाएगी कि क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पीढ़ी एकांतरण की बात कर लेते हैं। तो पीढ़ी एकांतरण क्या होता है? पीढ़ी एकांतरण का मतलब है, एकांतरण का मतलब होता है एक के बाद एक आना। पीढ़ी का मतलब आप प्रावस्था समझ सकते हैं या अवस्था समझ सकते हैं। ठीक है, तो जो ब्रायोफाइटा वाले पौधे हैं, मतलब जिसमें फ्यूनेरिया आता है, लिवरवर्ट आता है ना, स्फेगनम आता है, तो ऐसे पौधों में क्या होता है, जीवन में दो प्रावस्थाएं पाई जाती है। समझ में आया ना? पीढ़ी का मतलब प्रावस्था, दो प्रावस्थाएं पाई जाती हैं। तो उसमें से एक अवस्था होती है आपकी युग्मकोद्भिद, जिसे हम लोग गैमेटोफाइट बोलते हैं, और दूसरी होती है आपकी बीजाणु उद्भिद, जिसे हम लोग स्पोरोफाइट बोलते हैं। सीधा सीधा समझ में आ गया ना कि पीढ़ी का मतलब प्रावस्था, पीढ़ी का मतलब प्रावस्था। अगर देखो, सबसे पहले तो हमें इसे ही समझना चाहिए कि आखिर पीढ़ी एकांतरण होता क्या है। तो पीढ़ी का मतलब प्रावस्था, आप यहां पर ब्रैकेट में लिख लीजिए समझने के लिए। पीढ़ी का मतलब प्रावस्था, एकांतरण का मतलब होता है एक के बाद एक आना। तो पीढ़ी एकांतरण का मतलब क्या होगा? जब एक के बाद एक प्रावस्था आती है तो इसी को पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। समझ में आ गया ना? तो वो कौन सी प्रावस्थाएं हैं जो आती हैं, अब हम प्रावस्थाओं के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पीढ़ी एकांतरण का मतलब मैं समझाना चाह रहा था कि जब प्रावस्था एक के बाद एक आती रहती है तो इसी को पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। तो सबसे पहले अब हम एक प्रावस्था युग्मकोद्भिद को देख लेते हैं कि आखिर ये कौन सी प्रावस्था है, जिसे हम लोग गैमेटोफाइट बोलते हैं। आप कभी नहीं भूलेंगे, आपको एक चीज ध्यान देना है, अगर युग्मकोद्भिद को याद रखना है। यहां पर आप थोड़ा सा संधि विच्छेद अगर कर पाए और समझने का प्रयास करेंगे तो आपको यहां पर दो शब्द मिलेंगे, युग्मक प्लस उद्भिद। समझ में आ रहा है ना? अगर आप इसका युग्मकोद्भिद का संधि विच्छेद करेंगे तो आपको दो वर्ड मिलेंगे, युग्मक प्लस युग्मक धन उद्भिद। युग्मक का मतलब तो आप जानते ही हैं, है कि नहीं? युग्मक का मतलब तो आप जानते ही हैं, जो नर युग्मक हो सकता है, मादा युग्मक हो सकता है, दो तरीके के हो सकते हैं ना, जो लैंगिक की जनन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं मुख्य रूप से, उन्हें युग्मक बोलते हैं। ठीक है, दूसरी बात, उद्भिद का मतलब उत्पन्न करना, उद्भिद का मतलब उत्पन्न करना। तो समझ में आया ना? मतलब एक ऐसी प्रावस्था जिसमें युग्मक उत्पन्न होते हैं। समझ में आ रहा है ना? एक ऐसी प्रावस्था जिसमें युग्मक उत्पन्न होते हैं, उसी अवस्था को हम युग्मकोद्भिद अवस्था कहते हैं। समझ में आ गया ना युग्मकोद्भिद? हालांकि अब आप थोड़ी और बातें जान लीजिए युग्मकोद्भिद। अब मतलब इतना तो समझ में आ गया कि युग्मकोद्भिद प्रावस्था या अवस्था कहते किसे हैं। अब हम युग्मकोद्भिद के बारे में और कुछ जान लेते हैं। जैसे सबसे पहले देखिए दिया हुआ है, यह प्रावस्था अगुणित होती है। कैसी होती भैया? अगुणित होती है। आप लोगों ने भी पिछले वीडियोज में देखा होगा, अगुणित के बारे में बताया गया था, है ना? अगुणित का मतलब अगर आप सीधा ऐसे समझ सकते हैं कि गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? आधी होती है। कहीं बार बार ऐसे शब्द मिलेंगे आपको, अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, ऐसे करके। तो 2n का मतलब गुणसूत्रों की संख्या डबल, और n का मतलब सिंगल, ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे मनुष्य के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46 है, 2n है। ठीक है, लेकिन जो स्पर्म बनते हैं, जो शुक्राणु बनते हैं, उसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती? आधी होती, 23 जो होते हैं केवल। ठीक है, 23 होते हैं, आधी हो जाती। तो
मैं यहाँ पर आता हूँ, आपको बताता हूँ। अगुणित का मतलब अब आपको समझ में आ गया ना, गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, आधी होती है। तथा जनन युग्मकों द्वारा होता है, मतलब एक ऐसी अवस्था में हम लोग हैं जहां पर कोशिकाएं कैसे मिलेंगी आपको, अगुणित मिलेंगी, और जनन किसके द्वारा होता है, युग्मकों द्वारा होता है, क्योंकि युग्मक बनते ही इसी अवस्था में, तो भैया इसीलिए तो होगा। उसके बाद यह प्रवस्था युग्मनज के निर्माण तक रहती है। कब तक रहती है, युग्मनज के निर्माण तक रहती है। ठीक है, जैसे मान लो मैं आपको अगर और समझाने का प्रयास करूं, बताना चाहूं तो आपको मैं बता देता हूं। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि स्पर्म बने, मान लीजिए कि मैं ऐसे बना देता हूं, ऐसे होते भी इसमें। ठीक है, मतलब ये दो द्विकशाभिक इसमें बनते हैं, ब्रायोफाइटा में ज्यादातर द्विकशाभिक स्पर्म बनते हैं। ठीक है, स्पर्म ना बोल करके हम यहाँ पर पुमड़ु शब्द यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो पुमड़ बनते हैं, ठीक है, पुमड़ु बनते हैं, यह प्रवस्था युग्मनज के निर्माण तक रहती है। मतलब कि नर युग्मक बनता है, मादा युग्मक बनता है। मादा युग्मक क्या बनाती है, अंड का निर्माण करती है। अंड का मतलब अंडे या एग आप बोल सकते हैं, और इसको पुमड़ु बोलते हैं। जो नर युग्मक होता है ब्रायोफाइटा में, उसी को पुमड़ु शब्द यूज करते हैं, और मादा के लिए एग या अंडे शब्द का यूज किया जाता है। ठीक है, तो युग्मकोद्भिद अवस्था में क्या होता है कि युग्मक बनते हैं, नर युग्मक अपना जो नर भाग होगा नर युग्मक बनाएगी, जो मादा भाग होगी वो मादा युग्मक बनाएगी। तो जब अब यहां तक समझ में आया ना, अब यहां तक क्लियर हो गया, जनन युग्मकों द्वारा होता है, यह प्रवस्था युग्मनज के निर्माण तक रहती है। मतलब युग्मनज बने, मतलब नर युग्मक बना, मादा युग्मक बना, उसके बाद ये जब दोनों मिल जाएंगे तो वहां तक की जो अवस्था होती है उसी को युग्मकोद्भिद कहा जाता है। समझ में आया ना, जब तक रहती है, मतलब जैसे ही नर युग्मक और मादा युग्मक मिले तो युग्मकोद्भिद अवस्था समाप्त, वहां से शुरू हो जाएगी आपकी फिर बीजाणुद्भिद अवस्था। क्या हो जाएगी, बीजाणुद्भिद। समझ में आ गया ना, तो एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं, युग्मकोद्भिद अवस्था क्या। और एक लाइन ये बच रही है, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है अपने आप में। कई बार पूछा जाता है कि ब्रायोफाइटा का जो मुख्य पौधा होता है वो कैसा होता है, युग्मकोद्भिद होता है कि बीजाणुद्भिद होता है। तो ध्यान रखिएगा, मुख्य पौधा युग्मकोद्भिद होता है। कैसा होता है, युग्मकोद्भिद, मतलब गैमेटोफाइट होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आपको याद छोटे से है थोड़ा से, लेकिन बताने में काफी ज्यादा लग रहा है। जैसे आपने देखा होगा, मैं आपको दिखा के मतलब इमेजिनेशन से बता सकता हूँ थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए कहीं पर पानी गिर रहा होता है ना छत में, तो वहां पर आप लोगों ने देखे होंगे मॉस, जो मखमली से होते हैं, हरे हरे होते हैं, वही होता है, वही ब्रायोफाइटा है। ठीक है, तो जिस रूप में हम उन्हें देखते हैं ना, उतनी टाइम वही युग्मकोद्भिद अवस्था होती है। समझ में आया ना, वही क्या होती है, युग्मकोद्भिद अवस्था होती है। ठीक है, तो मुख्य पौधा कैसा होता है, युग्मकोद्भिद होता है। मतलब कि मुख्य पौधा होगा ना, वही युग्मक का निर्माण करेगा। ठीक है, उसके बाद अब हम आ गए कहां पर, बीजाणुद्भिद में। भाई जब नर पौधे, एक ही और एक चीज ध्यान रखिएगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा पिछले वीडियोज में कि जो देखिए ब्रायोफाइटा में जो पौधे हैं ना, वो कैसे होते हैं, उभयलिंगी होते हैं। मतलब मान लीजिए एक पौधा है, जैसे मान लीजिए मैं स्वयं मैं मांस का पेड़ हूं, तो इसी में नर भाग भी होता है, मादा भाग भी होता है। मतलब एक ही पौधे में नर युग्मक का भी निर्माण होता है और मादा युग्मक का भी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इस तरीके से जब दोनों, मतलब मान लीजिए नर युग्मक बने, मादा युग्मक बने, तो उसके बाद में क्या होता है कि जब मिल जाते हैं तो बीजाणुद्भिद प्रवस्था शुरू हो जाती है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, अब यह प्रवस्था द्विगुणित हो जाती है। हमने बताया ना कि जब यहाँ पर अभी हमने बताया था कि ना, जब दो अगुणित कोशिकाएं मिल जाती हैं तो क्या बनता है, द्विगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो यह प्रवस्था कैसी होती है, द्विगुणित होती है। उसके बाद यह युग्मनज बनने से प्रारंभ होती है। जैसे ही युग्मनज बना, भाई युग्मनज किसे बोलते हैं, जब मादा युग्मक और नर युग्मक मिलते हैं तो उसी संरचना को क्या बोलते हैं, युग्मनज बोलते हैं। तो जैसे युग्मनज बनेगा ना, तुरंत हम यहाँ पर आ जाएंगे, बीजाणुद्भिद प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बीजाणुद्भिद 3 भाग
इसमें कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, पाद, सीटा तथा संपुटिका। इसको कैप्सूल बोलते हैं इंग्लिश में। पाद को आप लोग लेग नहीं बोलेंगे, इंग्लिश वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है। सीटा का तो सीटा ही होता है, अभी मैं अगर याद आए तो मैं इसे बता दूंगा, ठीक है। संपुटिका में बटा होता है और संपुटिका में बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनती हैं जिनमें अर्धसूत्री विभाजन से बीजाणुओं का निर्माण होता है। समझ में आया ना? इसी में मैं आपको थोड़ा सा जीवन चक्र भी समझा देता हूं, उसी में तो समझ में आ जाएगा आपको और आसानी से। जैसे मान लीजिए थोड़ा सा चित्र की कमी है, मैं इसको मिटा देता हूं युग्म कोड में, ठीक है, फिर आपको समझ में आएगा। आप इसको पुश करके थोड़ा पीछे जा करके लिख लीजिएगा, अब आप समझिए। जैसे मान लीजिए ये पानी है, ठीक है, क्या है? पानी है। ज्यादातर ऐसे पौधे कहां पर उगते हैं? जहां पर पानी होता है, ठीक है। तो और ये कोई क्या है? पौधा है ब्रायोफाइटा का, ठीक है। तो इसी पौधे में नर भी होता है और मादा भी होता है, ठीक है। इसमें ये भी आगुणित होता है, ये भी आगुणित होता है। इसी अवस्था को युग्मकोद्भिद कहा जाता है, ठीक है। समझ में आ गया ना? युग्मकोद्भिद कहते हैं। अब जब क्या होता है कि ये नर युग्मक पानी में छोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। पानी में क्या करते हैं? छोड़ दिए जाते हैं, ऐसे करके इसके युग्मक होते हैं। और ये भी अंडाणु देखिए, ये भी पानी में छोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो मिलने के बाद में क्या बन जाता है? युग्मनज का निर्माण हो जाता है। किसका? युग्मनज का निर्माण हो जाता है। ये देखिए हमने यहाँ पर ये युग्मनज बना दिया है, ठीक है। अब ये कैसा हो जाएगा? 2n। कैसा हो जाएगा? 2n हो जाएगा, मतलब द्विगुणित अवस्था हो जाएगी। तो हम समझ में आया ना, युग्मकोद्भिद से हम कहां आ गए? बीजाणु उद्भिद में। अब उसके बाद क्या होता है कि यहां पर ये जो द्विगुणित पानी के अंदर है, अभी समझ लीजिए पानी के अंदर है। अब उसके बाद क्या होता है कि यहां पर ये कोशिकाओं का विभाजन होता है बार बार, ठीक है। कोशिकाओं का विभाजन होने के बाद में ये, अब यहां पर ये समझना पड़ेगा आपको, यहां से बीजाणु भी 3 भाग में बटा होता है। कैसे? कितने भागों में? 3 भाग में। मतलब ये जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, खूब विभाजन करता है अपना, और विभाजन करने के बाद में ये 3 भागों में ऐसे बटा होता है, ठीक है। ये ऊपर वाला जो हिस्सा होता है इसी को संपुटिका बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं? संपुटिका कहा जाता है। उसके बाद ये हिस्सा सीटा कहलाता है, ठीक है। और यहां पर ये क्या कहलाता है? पाद कहलाता है, ठीक है। मतलब विभाजन करके इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। अभी भी यहां पर कैसी कोशिकाएं हैं? द्विगुणित हैं, ठीक है, द्विगुणित हैं। अब एक चीज ब्रायोफाइटा में आती है कि ये जो बीजाणु उद्भिद होता है ना, ये कई बार ऐसे पौधों में, पहली बात तो ये है कि स्वापोषी नहीं होता, ठीक है, क्योंकि इसको भाई इसमें हरित लवक नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये इसको पोषण चाहिए, भोजन चाहिए। तो ये भोजन प्राप्त करने के लिए क्या करता है कि नजदीक में किसी युग्मकोद्भिद से क्या कर जाता है? चिपक जाता है, ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ पर ये चिपक जाता है और यहाँ पर जो कोशिकाएं होती है ना, ये जो 2n है, तो अर्धसूत्री विभाजन होता है और उससे बीजाणुओं का निर्माण होता है। समझ में आ रहा है ना? एक बार फिर से यहां से देखते हैं जीवन चक्र को। इसको देखिए, ये युग्मकोद्भिद अवस्था है जहां पर युग्मकों का निर्माण हो रहा है, ठीक है। ये पौधा है, इसी के एक हिस्से पर या फिर एक शाखा पर आप कह सकते हैं, एक शाखा पर नर युग्मक होते हैं, बनते हैं, और एक शाखा पर मादा युग्मक बनते हैं। पौधे ने क्या किया कि नर युग्मक और मादा युग्मक को जल में छोड़ दिया। जल में छोड़ दिया तो ये जो मादा युग्मक होती है ये चलायमान नहीं होती, मतलब चलती नहीं है, बस पड़ी रहती जहां की तहां, पानी के साथ भले आप इधर उधर आ जा सके। लेकिन जो नर युग्मक होता है ये चलायमान होता है, क्योंकि इसमें देखो 2 कसाब हैं और ये चल करके मादा युग्मक से मिल जाता है। जैसे ही मिलेगा तो ये अवस्था शुरू हो जाएगी, कौन सी? बीजाणु उद्भिद, मतलब इधर का युग्मकोद्भिद। जैसे ही नर युग्मक और मादा युग्मक मिले तो इस पर बीजाणु उद्भिद अवस्था शुरू, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कोशिकाओं का विभाजन होता है, कोशिकाएं विभाजन करती हैं, अपनी संख्या बढ़ाती हैं, और संख्या बढ़ा करके जो बीजाणु उद्भिद होता है वह 3 भागों में बट जाता है, संपुटिका,
सीटा और पाद। ठीक है, संपुटिका में इसके अंदर बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती है। ठीक है, संपुटिका में बीजाणु मात्र, इसके अंदर छोटी छोटी ऐसे करके बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं जिन्हें बीजाणु मात्र कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, यहीं पर बीजाणुओं का निर्माण होता है। समझ में आया ना। उसके बाद ये सीटा, ये जो पाद वाला हिस्सा है ना, ये चिपकने का कार्य करता है। ठीक है, क्योंकि ये अपना भोजन तो बना नहीं पाता, इसको जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होगी, तो ये क्या करता है कि यहां से जाकर के पानी में तैरता हुआ किसी युग्मकोद्भिद पौधे से जुड़ जाता है। इस तरीके से पाद की सहायता से जुड़ जाता है और उससे पोषण प्राप्त करता रहता है। ठीक है, और फिर क्या होता है कि ये और एक चीज भी होती है, विभाजन होता है। कोशिकाओं का क्या होगा, विभाजन होगा। ये यहाँ पर 2n है ना, द्विगुणित कोशिकाएं हैं, तो इससे अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है और फिर ये पोषण प्राप्त करते रहते हैं। और जब ये बीजाणु परिपक्व हो जाते हैं तो ये संपुटिका फूट जाएगी, बीजाणु सारे मुक्त हो जाएंगे और फिर से ये बीजाणु पानी में या फिर नम सतह पर ही, पानी में तो नहीं होते, नम सतह पर उग करके प्रत्येक बीजाणु एक नए पौधे को जन्म देता है। तो ये रही इसका जीवन चक्र, ये रहा इसका जीवन चक्र। समझ में आ गया ना। तो इस वीडियो में अभी तक आपने क्या देखा, पहला चीज पीढ़ी एकांतरण देखा आपने कि पीढ़ी एकांतरण में दो अवस्थाएं होती हैं, युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद। समझ में आ गया होगा, क्लियरली समझ में आ गया होगा। सीधा सीधा यहां से यहां तक की अवस्था, यहां से यहां तक की जो अवस्था है उसको क्या बोलते हैं, युग्मकोद्भिद बोलते हैं। मतलब युग्मकोद्भिद में क्या होगा, पौधा युग्मकों का निर्माण करेगा और पानी में छोड़ देगा। जैसे ही पानी में छोड़ेगा, नर युग्मक मादा युग्मक जैसे ही मिले तो बीजाणुद्भिद अवस्था शुरू हो गई। बीजाणुद्भिद अवस्था शुरू हो गई तो ये कोशिकाएं विभाजन करेंगी और तीन भागों में बट जाती हैं, संपुटिका, सीटिका और पाद। पाद की सहायता, क्योंकि ये तो भोजन बना नहीं सकता, ठीक है, ज्यादातर में ऐसा देखा गया कि बना नहीं सकता, कुछ में थोड़ा बहुत बना भी लेते हैं, लेकिन इसे खनिज वगैरह थोड़ी मिल जाएंगे पानी से। पानी में खनिज थोड़ी होते हैं, है ना, मिट्टी से मिलते हो तो इसलिए ये क्या करता है कि किसी पौधे से जाकर के चिपक जाता है पाद की सहायता से और उससे पोषण प्राप्त करता है। और इसमें जो बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं, ठीक है, उनसे बीजाणुओं का निर्माण होगा और वो बीजाणु मुक्त होकर के एक नए पौधे को जन्म देंगे। तो इस तरीके से होता है। मतलब अगर आप इसको इतना देखें ना तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा सीधा सीधा, और पीढ़ी एकांतरण और जीवन चक्र भी समझ में आ गया होगा। बहुत ज्यादा लंबा नहीं था, ना ही बहुत ज्यादा है, तो हमें जितना जरूरी था जो हमारी बुक्स में है वो हम लोगों ने इसमें कंप्लीट कर दिया। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अब फिर से लिवर वर्ट और मॉस के साथ में। थैंक यू।